हेलो एंड वेलकम टू द डे वन ऑफ आवर वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में इस पूरी जर्नी का रोड मैप, वीएस कोड का इंस्टॉलेशन प्लस वीएस कोड का सेटअप देख लिया था और आज हम फाइनली अपना एचटीएमएल कोड को सीखने वाले हैं। इसके बाद हम सीएसएस सीखेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। तो स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल से। तो एचटीएमएल जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि हम इससे अपनी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये एक तरीके से बैकबोन ऑफ आवर वेबसाइट है और ये है एक मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और हम इसमें टैग्स यूज करेंगे टू बिल्ड अवर वेबसाइट। अब वो कौन कौन से टैग्स हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं? तो सबसे पहले हेडिंग टैग। चलो अब इसे सीधे वीएस कोड में यूज करके फिर सीखते हैं। तो हमने अपना वीएस कोड खोल लिया है। अब सबसे पहले हमें अपना वेबसाइट का टाइटल देना होता है। अब यहाँ तक का सेटअप मैंने आपको वीएस कोड का बता दिया था। अब यहाँ पे देखो, जो हम टाइटल देते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ वेबसाइट, और हमने अपना लास्ट वीडियो में लाइव सर्वर भी सेटअप करना सीख लिया था। तो अगर हम इसे ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो यहाँ पे ये खुल गया और ये जो टाइटल है ये आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, वेबसाइट लिखा हुआ। तो ये इसका फायदा होता है, मतलब ये टाइटल जो है यहाँ पे शो होता है। अब हम जो भी अपना कोड लिखेंगे वो लिखेंगे बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग बनाते हैं। अब हमने देखा था हेडिंग टैग, तो हेडिंग टैग था हमारा कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हमें करना है ऐसे। देखो, हेडिंग टैग के लिए हमें सबसे पहले उसकी ओपनिंग बनानी पड़ती है। तो ये वाला साइन एच क्लोज। अब वीएस कोड का ऐसा है कि जो है, अगर हम इतना कोड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो है एंडिंग दे देता है। लेकिन फिर भी हमें इसकी मतलब एक तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारी कैसे, मतलब ओपनिंग क्या है और एंडिंग कैसे होती है। तो ये है हमारा ओपनिंग टैग। अब जैसे कि क्रिकेट में कहते हैं ना कि कौन ओपनिंग करने जा रहा है, मतलब कौन स्टार्ट करने वाला है। तो ये यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट करने वाला है तो ये है हमारा ओपनिंग टैग। और ये यहाँ पे है इसकी एंडिंग टैग, क्योंकि इसका एंड कर रहा है। अब एंडिंग टैग में और ओपनिंग टैग में जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पे इस साइन का है, ठीक है ना। यहाँ पे ये साइन जो है, ये इसका मेन डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का। अब जैसा कि ये हेडिंग टैग नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये बेसिकली एक हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है, मान लो मुझे जो भी चीज हेडिंग बनानी है अपनी, वो मैं इन दोनों के बीच में, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को, मैं इन दोनों के बीच में लिखूंगा। अब मान लो मुझे अपनी हेडिंग बनानी है सबसे पहले हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसे ओपन करूंगा लाइव सर्वर से। तो यहाँ पे देखो, आप हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया। अब हेडिंग टैग में उसके मतलब कुछ तरीके से टाइप्स होते हैं, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5। अब इसका क्या रोल होता है? तो H1 जो लाइन होती है, मतलब H1 जो टैग होता है, उसका काम होता है कि टू रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग को H1 रिप्रेजेंट करेगा। अब उससे कम इंपॉर्टेंट हेडिंग को H2 रिप्रेजेंट करेगा। अब उससे कम इंपॉर्टेंट हेडिंग को H3 रिप्रेजेंट करेगा और ऐसे आगे चलते रहेगा। मतलब हमारी जो सबसे मेन हेडिंग होगी उसे हम H1 से लिखेंगे। अब बाकी हम इसको लिख के मतलब चेक करते हैं कि इसका हमारे उस ब्राउजर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब हमारी वेबसाइट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये कोड लिखने से। फिलहाल मैं जस्ट इसी को ही कॉपी कर लेता हूं और हम आगे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब मान लो मैंने इसे H1 टैग बना दिया। अब हमें दोनों साइड से H1 बनाना है इसको। यहां पे इसको H2 बना दिया, यहां इसको H3 बना दिया, यहां इसको H4 बना दिया। अब हम इसे लाइव सर्वर से खोल के देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमने H1 टैग से बनाया था वो यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड में आया है। H2 जो बनाया था वो उससे थोड़ा सा छोटा, H3 जो बनाया था वो उससे छोटा, H4 जो बनाया था वो उससे छोटा। तो ये ऐसे ही इसकी इंपॉर्टेंस का मतलब वो होगा। अब
यहाँ पे हम जैसे कि बताए थे H1 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे हाईलाइट होके सबसे बड़ा होके, इसका साइज भी बड़ा है, ये ज्यादा बोल्ड भी है, तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एच टैग है, यहाँ पे इसको एक ये साइन असाइन कर दिया गया है कि ये एच टैग, अगर हम सिर्फ एच टैग यूज करेंगे तो हमारा इतना बड़ा साइज आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि है पैराग्राफ टैग। अब जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, तो जैसे कि हेडिंग टैग में एच से था, तो यहाँ पे पी से होगा, तो अब हम इसके बीच में जो भी चीज लिखेंगे वो हमारा पैराग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे भी देखो, ये है उसकी ओपनिंग और ये है इसकी क्लोजिंग, ठीक है ना। अब इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा पैराग्राफ बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल लिखते हैं हम, दिस इज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमारा प्रिंट हो गया है एज ए पैराग्राफ। अब जैसा कि हेडिंग टैग में था H1, H2, H3, तो क्या पैराग्राफ टैग में भी हम H1, P1, P2, P3 से लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख तो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब जैसा कि H1 में था, P2 में वैसा नहीं होगा, उसका जो रोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं P1, अब इसके अंदर लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट ये लिखता हूं प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखते हैं P2, नेक्स्ट लिखते हैं P3। अब इसको रन करके देखते हैं लाइव सर्वर से। तो आप देख पा रहे हो ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, पहली बात तो ये एक ही लाइन में आ गया, और इनका जो साइज है उसमें तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं। जैसे कि हमारा हेडिंग टैग था, अगर हम H1 यूज करते थे तो यहाँ पे सबसे मेन सबसे हाईलाइट होकर आती थी, लेकिन यहाँ पे हमने P1, P2, P3 तीनों यूज करे, और पहली बात वो एक ही लाइन में आ गए। उसका भी मैं भी बताऊंगा कैसे होगा, वो अलग अलग लाइन में कैसे आएंगे, क्योंकि हमने कोड तो यहाँ पे अलग अलग लाइन में लिखा था, तो ये एक लाइन में क्यों आए, तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि इनका जो साइज है वो तीनों का सेम क्यों आ रहा है। तो बेसिकली P1 टैग में ये उसमें पैराग्राफ टैग में मेन इंपॉर्टेंट जैसे कुछ चीज नहीं होती। तो इनका रोल क्या है P1, P2, P3 का? तो इनका बेसिकली रोल है, जब हम बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे पैराग्राफ जब अपने वेबसाइट में लिखते हैं ना, तो CSS की मदद से जब हम कलरिंग का काम करते हैं तो वहां पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही हो, तो चलो मैं एक चीज करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं थोड़ा सा इसमें CSS इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अभी आपको मतलब नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हम CSS भी सीखने वाले हैं आगे, लेकिन अभी फिलहाल ये देखो आप, ये पर्टिकुलर टॉपिक समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। देखो हमने स्टाइल लिखा, अब मैं इसमें लिखूंगा कलर, और कलर अभी हम रेंडमली एक्वा सेलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल, चलो ठीक है ना। अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, तो यहाँ पे देखो आप, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। अब होता क्या है, हम जब कलर चेंज करते हैं ना जब CSS में, तो हम ऐसे एक पर्टिकुलरली एक एक लाइन का कलर चेंज नहीं करते, हम पूरे एक P1 टैग का कलर दे देते हैं कि हाँ ये पूरा टैग है, तो हमें इस लाइन का ये कलर चाहिए, तो वो पूरी वेबसाइट पे उस लाइन का वही कलर देता है। अब जैसे कि मान लो मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ टैग का जो कलर है वो P हो जाए, और हम जो भी, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है ना, तो हम जो भी वैसे स्टाइलिंग करते हैं वैसे तो अलग पेज पे भी बना सकते हैं। अभी मैं मतलब CSS को लिखने के काफी तरीके होते हैं, तो एक तरीका तो ये हो गया, और जो हम मेन तरीका यूज करने वाले हैं वो होता है ऐसे, स्टाइल क्लोज। यहाँ पे अब हम P टैग का कलर डिफाइन कर देंगे, P कलर, और फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे P टैग का जो कलर चाहिए वो चाहिए डार्क ब्लू में। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे लाइव सर्वर से, तो हमने जितने भी P टैग से जितने भी वो बनाए उन सभी लाइनों का कलर डार्क ब्लू हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इन दोनों लाइन का कलर डार्क ब्लू हो गया। अब मान लो हमें पैराग्राफ तो काफी सारे लिखने हैं और मुझे चाहिए कि सबका कलर अलग अलग आए,
मतलब मुझे चाहिए कि P1 टैग से मैंने बनाया तो उसका कलर अलग आए, उसका कलर P2 वाले का अलग आए, P1 का अलग आए, P का सिर्फ अलग आए। तो हमने उसको इस हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। तो हमें जब भी वैसा कलर चाहिए, मान लो P1 का हमने सिर्फ P का हमने ब्लू कलर दे रखा है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहूं तो P1 का हम कलर दे सकते हैं कलर ब्राउन दे देते हैं, ठीक है ना। तो अब P1 से जितनी भी लाइनें होंगी वो ब्राउन हो जाएंगी। अभी हमने P1 में अच्छा अभी हमने P1 में पर्टिकुलर कलर दे रखा है, इसको हटाते हैं। अब आप देखोगे ब्राउन हो गई। तो अब मान लो हमें किसी जहां पे हमें ब्राउन कलर यूज करना है पैराग्राफ में, तो हम उसको P1 टैग दे देंगे। जहां पे हमें और पर्टिकुलर डिफरेंट कलर यूज करना है, हम वहां पे पैराग्राफ का टैग चेंज करेंगे। तो वहां से हमारा जो है मतलब हमने उस पैराग्राफ को पर्टिकुलर कलर असाइन कर दिया। अब जब भी हमें उस कलर का चाहिए पैराग्राफ, तो हम वो पर्टिकुलर टैग दे देंगे। जैसे कि P1 को हमने कलर असाइन कर दिया रेड, तो हमें जब भी पैराग्राफ को रेड बनाना होगा तो हम P1 उसको देके उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिख देंगे, तो वो रेड कलर का हो जाएगा। और जब भी हमें ब्लू कलर का पैराग्राफ चाहिए होगा तो हम जैसे कि हमने ले लिया P2 ब्लू, तो हमें P2 उसको लगा के उसके अंदर पैराग्राफ लिख दिया, तो वो जो हमारा पैराग्राफ होगा वो ब्लू होके आ जाएगा। तो हमें ये ऐसे पर्टिकुलरली हर उसका काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब हर उसका चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि हमने P1 का ये कर दिया है, P का हमने एक ब्लू कर दिया, तो हम चाहें तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं इसमें पर्टिकुलर जाके। जैसे कि मैंने इस वाले P का चेंज कर दिया कि मुझे इसका स्टाइल जो चाहिए, इसका कलर जो चाहिए वो चाहिए मुझे रेड, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये जो कलर है ये है सबके लिए, ये वाला P वाला जो है ये है सभी लाइंस के लिए, मतलब जितनी भी P टैग के लिए लिखा जाएगा। लेकिन ये जो कलर है ये सिर्फ इसी लाइन के लिए है, इसी लाइन के लिए डिफाइन है। तो और ये वाला कलर जो है, ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ टैग है, ये वाला कलर उठाया था, ये वाला कलर उठाता है, क्योंकि ये मेन सिर्फ इसी के लिए पर्टिकुलर इसी के लिए डिफाइन किया गया। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो ये रेड कलर का होगा, और बाकी जो P टैग होंगे वो अपने उसी कलर में जो कि हमने पहले डिफाइन करा था उससे होंगे। अभी फिलहाल आपको CSS वाला पार्ट पर इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको ये समझना है कि P1 P2 टैग का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इससे साइज वाइज में उनके कोई अंतर नहीं आएगा, ना ही हाईलाइट होगा, मतलब ना ही वो उनको अंडरलाइन या वगैरह कुछ भी नहीं होगा उनका। जस्ट उनका काम हम जब CSS में करेंगे तब ज्यादा काम आएगा। तो फिलहाल अब ये अपने स्टाइल वाले पार्ट को हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम HTML ही सीख रहे हैं फिलहाल। तो स्टाइल वाला पार्ट हम हटा देते हैं, और स्टाइल यहाँ से है यहाँ तक हटा दिया। तो अब हम ये देख रहे थे कि हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जितने भी हमने ये P टैग से लिखे ये सब एक ही लाइन में आ गए। क्यों? क्योंकि हमने अभी इनके बीच में स्पेस नहीं दिया। जब हम ऐसे लगातार सेम टैग एक दूसरे के बाद में लिखते हैं ना, तो उसे लगता है कंप्यूटर को कि ये सब एक ही है, तो एक ही लाइन में डाल देता है। तो हमें उसे बताना पड़ता है कि ये अलग अलग लाइन में डालना है। तो उसके लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो है स्पेस टैग। अब जैसे कि आप देख सकते हो स्पेस टैग BR से होता है। अब तो BR हम इसके यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे BR क्लोज। अब ये BR टैग आ गया, स्पेस टैग लगा दिया यहाँ पे क्लोज। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो ये अब अलग अलग आने लगे। पहले जब एक लाइन में आ रहे थे तो काफी मतलब कंजस्टेड थे, अब ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। अब मान लो मुझे फॉर एग्जांपल अगर वैसे भी चाहिए कि मुझे इनके बीच में एक लाइन का और स्पेस चाहिए, तो भी मैं BR टैग यूज करूंगा 2 बार। इसकी मैंने BR टैग दोबारा यूज करके क्लोज करके इसको ओपन कर दिया, तो अब इसके बीच में एक और एक्स्ट्रा लाइन का गैप बन गया। इसकी एक लाइन ये, एक ये हो गई और एक ये, तो इसके बीच में ये पहली लाइन से तो पहले टैग से तो ये अलग लाइन में आया, और दूसरी टैग से इसके बीच में एक लाइन का गैप बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूज होता है स्पेसिंग टैग। अगर हम किसी मतलब इसको अलग लाइन में लिखना चाहते हैं, काफी सारे सेम टैग से लगे हुए हैं, अलग लाइन में लिखने चाहते हैं, तो हम उसको यूज करेंगे तो वो अलग लाइन में आ जाएगा। और अगर वैसे यूज करेंगे कि अलग लाइन में तो है, हमने उसको वैसे यूज करा, तो वो एक लाइन का वैसे गैप देके फिर यूज हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने
बी टैग हो गया हमारा। अब बी आर टैग को लिखने का एक और तरीका है, अगर हम ये वाला साइन जो है इसको हटा भी दें और इसको तो भी एग्जीक्यूट करें तो ये तब भी चल पड़ेगा। मतलब बी आर टैग को जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसी तरीके से लिखें। बी आर टैग को लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम इस तरीके से लिख दें या फिर हम इस तरीके से लिख दें, तो दोनों ही तरीके सही से काम करेंगे और दोनों आप यूज कर सकते हो। तो मैं तो खैर ये वाला प्रेफर करता हूँ, मुझे ये वाला लिखने की आदत है, और अगर आपको मन करे तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। और वीएस कोड में एक चीज और होती है कि अगर हमें मान लो किसी चीज के टैग के बारे में हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या चीज है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है ये एमडीएम रेफरेंस वाला। तो हम यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये ओपन करके इसको हम इसके बारे में, टैग के बारे में पढ़ सकते हैं कि इसका क्या यूज होता है। तो अब चलते हैं आगे को। बी आर टैग के बाद अगर मान लो हमें किसी लाइन को अंडरलाइन करना है तो हम वहां पे क्या टैग यूज करेंगे, तो वहां पे जो टैग यूज होता है वो होता है अंडरलाइन टैग, और उसे लिखते हैं यू से, ठीक है ना, उसे लिखते हैं ऐसे यू से। अब इसके बीच में जो भी चीज आएगी वो अंडरलाइन हो जाएगी, जो भी चीज लिखेंगे हम अंडरलाइन हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली इसके बीच में अगर कुछ भी लिखेंगे तो ये देखो, इसे चला के देखते हैं तो ये आ तो गया, लेकिन ये लिखने का इसका सही तरीका नहीं है। मतलब ये जो है इसको लिखने का एक सही तरीका, अच्छा तरीका नहीं माना जाता। तो हमें क्या करना है, और फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि मेरा, ठीक है ये वाला तरीका तो छोड़ो, अब मुझे चाहिए अपना, मुझे ये वाला अपना मुझे अपने ये जो है पैराग्राफ टैग इसको हाईलाइट करना, मतलब इसको अंडरलाइन करना। तो मैं इसको कैसे अंडरलाइन करूंगा, तो मुझे जस्ट करना ये होगा कि अपना जो यू टैग है ये इसके बाहर लगा देना। यू टैग लग गया। अब इसने देखो यहाँ पे दिक्कत कर दी, इसलिए मैं बता रहा था कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमें इसकी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ध्यान से करनी है। अब ये जो है इसको कॉपी करके, एक सेकंड, कॉपी क्यों कर दिया, आई कैन मूव इट लाइक दैट, या। तो अब हमें इस टैग के बीच में जो भी चीज आएगी वो अंडरलाइन हो जाएगी। तो एचटीएमएल में ऐसे ही होता है कि ऐसे जो ओपनिंग क्लोजिंग वाले टैग होते हैं वो तभी काम करते हैं जब वो चीज उसके बीच में हो, जब वो कंटेंट उसके अंदर हो, वो तभी काम करते हैं। अब जब हम इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अंडरलाइन हो गया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम किसी भी हेडिंग को, किसी भी पैराग्राफ को अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अंडरलाइन टैग तो हो गया। अब मान लो मैंने ये वाला जो टैग है वो अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो वो तब भी काम करेगा, लेकिन मुझे दोनों टैग जो है फिर वो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तभी, मतलब एक तरीके से अच्छे डेवलपर की यही मतलब पहचान होती है कि वो हमेशा सिमिलरिटी से काम करते हैं। क्योंकि जब भी अगर मान लो मेरे कोड पे कोई और काम करेगा तो वो जब देखेगा तो ये एक टैग यहाँ पे, दूसरा टैग यहाँ पे, तो उसको काफी कंफ्यूजन हो जाएगी, काफी दिक्कत होगी। तो इसलिए हमेशा हमें ये सिमिलरिटी के साथ करना चाहिए। अब मान लो हमें अंदर भी लगाना है तो हम दोनों को अंदर लगाएंगे। अब काम करने को तो अभी भी कर जाएगा, जैसे कि हम इसे चलाएं तो अंडरलाइन अभी भी हो रखा है। लेकिन अब मान लो कोई मेरे साइट पे काम करने आया तो वो देखेगा अच्छा पी टैग ये है, अब उसकी एंडिंग यहाँ पे हो रखी है, यू टैग यहाँ पे है, उसकी एंडिंग यहाँ पे हो रखी है। और जब ये काफी बड़ा हो जाता है, अभी तो मतलब सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है इसमें प्रोजेक्ट, लेकिन जब ये काफी बड़ा हो जाएगा तो उसमें उसको काफी दिक्कत होगी। तो हम इसको सिमिलरिटी से करेंगे और इसको लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब हो गया हमारा अंडरलाइन टैग। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टैग की तरफ। अच्छा, स्पेस टैग हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लो मुझे एक सेक्शन बनाना है, मतलब उसको पूरा डिवाइड करना है, तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए अपने उस पे पेज पे, कि मुझे चाहिए कि ये जो है हेडिंग टैग है ये मेरे उससे पैराग्राफ से अलग हो जाए, इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। तो मैं वहां पे उसके लिए क्या करूंगा, तो ये हमारा हेडिंग टैग, यहाँ पे हम देंगे स्पेस, यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना HR टैग एंडिंग। अब इसको हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे लाइव सर्वर से तो यहाँ पे हमारी लाइन आ चुकी है हॉरिजॉन्टल। और जैसे कि BR टैग में था, इसको भी हम उसी तरीके से भी लिख सकते हैं HR, और अगर हम इसे अब लिखेंगे ये तब भी एग्जीक्यूट होगा और तब भी काम करेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि है बोल्ड टैग। तो अब मान लो
मान लो मुझे अपनी किसी भी पैराग्राफ को बोल्ड करना है, ठीक है ना, तो मैं वहां पे यूज करूंगा बोल्ड टैग। बी से होता है बोल्ड टैग, और इसकी ये एंडिंग आ गई। एंडिंग को लेके जाओ इसके पीछे सिमिलैरिटी बनाने के लिए। अब हम इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखो ये नॉर्मल पी टैग है, और ये वो पी टैग है जहां पे हमने बोल्ड यूज करा है। तो ये थोड़ा सा मतलब हाईलाइट हो गया है, थोड़ा सा मतलब डार्क हो गया है, बोल्ड हो गया है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बोल्ड टैग इसके लिए। अब मान लो मुझे इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब मुझे चाहिए थोड़ा सा डिजाइनेबल फॉन्ट है, मतलब थोड़ा सा इटैलिक फॉन्ट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इटैलिक। तो इटैलिक टैग को लिखने का तरीका, जैसे कि हम बाकी टैग लिख रहे हैं वैसे लिख सकते हैं। आई, उसके ऐसे लिखना है आई। अब इसकी एंडिंग यहाँ पे दे दी। अब अगर हम इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो इटैलिक नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंटेंट उसके अंदर नहीं है। तो हमें इटैलिक टैग ये लेके जाना पड़ेगा। हम इसको इटैलिक टैग को लेंगे, सेलेक्ट हो गया, और इसको लेगा इसके लास्ट में, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे तो ये अब इटैलिक होके आ गया। अब देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, और ये इटैलिक तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसका मतलब फॉन्ट चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इटैलिक टैग इसके लिए। अब हम एक चीज पे एक टैग के बाहर कितने भी टैग लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि हम एक ही टैग लगा सकते हैं। हम एक टैग के बाहर कितने भी टैग लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा ये पी टैग है, पैराग्राफ टैग है, हमने इसको बोल्ड भी कर दिया, हमने इसको इटैलिक टैग में बना दिया। अब मान लो मुझे इसको अंडरलाइन भी करना है, तो मैं इसको यहाँ पे यू टैग लगा के अंडरलाइन भी कर दूंगा, और यहां से उठा के इसको ले जाते हैं लास्ट में, ठीक है। अब ओपन विद लाइव सर्वर, तो अब ये अंडरलाइन भी हो गया, है ना। तो अब ये इस तरीके से हम कितने भी टैग लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा ये सिमिलैरिटी का ध्यान रखना है, ताकि मतलब आप थोड़ा सा नीट, अब ये देखो आप ये थोड़ा सा देख पाओगे कि यू टैग यहाँ पे, यू टैग यहाँ पे, इसकी एंडिंग और ओपनिंग और एंडिंग ढूंढने में इजी रहेगा। अब मान लो मुझे इसका आई टैग हटाना है, तो मैं पहले तो ये हटाऊंगा। अब उसके बाद मुझे पता है कि हाँ यू टैग के बराबर में मेरा आई टैग है, तो मुझे यहां से हटा देना है। और अगर ये इधर उधर होता तो मुझे ढूंढना पड़ता कि हाँ आई टैग है, फिर यू टैग आ गया, क्या अब आई टैग किधर है, तो वहां पे वो बहुत दिक्कत करता है। इसलिए हमें हमेशा सिमिलैरिटी के साथ काम करना है। अब नेक्स्ट जो टैग है हमारा वो है तो नेक्स्ट जो टैग है हमारा वो हम यूज करने वाले हैं बिग टैग। अब मान लो हमें पैराग्राफ तो है, लेकिन इसका जो साइज है हमें छोटा लग रहा है कि नहीं यार ये ज्यादा ही छोटा हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा मतलब बड़े में चाहिए, एनलार्ज चाहिए इसको। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बिग टैग। बिग टैग में हम जस्ट उसको एज इट इज ऐसे बिग बनाया, और ये बिग टैग आ गया। अब इसके अंदर हम जो भी पैराग्राफ लिखेंगे वो एनलार्ज होके बड़ा होके आएगा। जैसे कि हम लिख लेते हैं सब्सक्राइब, तो इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो यहाँ पे देखो अब ये हमारा नॉर्मल पी टैग थे, और ये हमारा बिग वाला पी टैग है। तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो कि ये काफी बड़ा हो गया इससे। और ऐसे ही जैसा बिग होता है वैसे ही एक स्मॉल टैग भी होता है। अब स्मॉल के बीच में हम पी टैग लगाएंगे। अब इसको मान लो हमने लिख दिया लाइव, ठीक है ना। तो अब इसका जो साइज है वो नॉर्मल पी टैग से भी काफी छोटा है, आप देख पा रहे होगे। तो स्मॉल टैग हमारा उसको छोटा कर देता है, बिग टैग हमारा उसको बड़ा कर देता है। अच्छा, अब एक चीज और, अब जैसे कि ये एस टैग है, ठीक है ना, तो अगर हम इसको कैपिटल में बना दें तो ये तब भी काम करेगा क्या? तो हाँ, ये इसमें मतलब ऐसा केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये हम कैपिटल में भी बना सकते हैं और स्मॉल में भी बना सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इसको भी कैपिटल कर दिया तो ये सेम ही काम करेगा, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हम इसको ऐसे कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ही किसी भी टैग में यूज कर लो आप। जैसे कि पैराग्राफ टैग में कैपिटल बना दिया आपने,
तो इसको भी कैपिटल बना दो और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो सभी नॉर्मली पहले की तरह ही काम कर रहा है। अब हम इतने टैग सीख चुके हैं कि हम अपना एक बेसिक मतलब ब्लॉग पेज बना पाए। जैसे कि मैंने अपना जैसे कि अपने उस वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपको सेकंड अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में सेकंड वीडियो तक आपको ब्लॉग पेज बनाना सिखा दूंगा। तो आप अभी इतना सीख चुके हो कि आप एक अच्छा ब्लॉग पेज बना सकते हो। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसमें इमेज ऐड करा जाए, कैसे इसमें लिंक डाले जाए। तो आज के वीडियो में आप क्या क्या सीखते हो, पर्टिकुलरली आप हेडिंग लिख सकते हो। हेडिंग के बाद उसके मतलब डिफरेंट साइज ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ टैग, अंडरलाइन करना, उसको बोल्ड करना, बड़ा मतलब उसको बिग में लिखना, स्मॉल में लिखना, ऐसे अंडरलाइन, हाईलाइट मतलब एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। तो आज की वीडियो में आप इतने सारे टैग सीख चुके हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये सारे टैग आप प्रैक्टिस जरूर करना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मेरे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा।